हेलो बच्चों, आज हम लोग को लास्ट इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या चीज़ें कर सकता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसका क्या क्या प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का 3 इफेक्ट होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दूसरा है, और तीसरा जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो आपको इसी चैप्टर में पढ़ देना है, अभी मैं बता देता हूँ। और ये जो दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। और जो ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये तो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। इसको तो फिलहाल मैंने भी नहीं पढ़ा है केमिकल इफेक्ट। और केमिकल इफेक्ट मुझे लगता है जहाँ तक जब लाइट मार देता है तो पिक्चरों में बाल खड़ा खड़ा हो जाता है, काला काला चेहरा हो जाता है, तो शायद यही केमिकल इफेक्ट होगा। ठीक है, तो फिलहाल देख लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में जब फ्लो किया जाता है तो क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस के कारण वो वायर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और हीट जो है प्रोड्यूस करता है। यही जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बोर्ड पे जैसा देखिए लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, इट बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। तो नाइक्रोम वायर आप लोग देखे होंगे, जो हीटर होता है जिसपे कई लोग घरों में बनता है खाना, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उस पर जो खाना बनता है, तो वो जो वायर जो होता है वो नाइक्रोम का होता है, ठीक ना। तो यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा एक फार्मूला आ जाता है और इस पे न्यूमेरिकल भी लग जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अब फार्मूला क्या आ जाता है, मतलब कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, यही निकाला जाता है, ठीक ना। तो देख लेते हैं कैसे होता है वो। तो देखिए आप लोग को मालूम है वर्क डन जो है पोटेंशियल डिफरेंस से आ जाता था W=VQ, क्योंकि V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता था, W/Q होता था। बहुत स्टार्टिंग में ये फार्मूला मैंने बताया था। तो ये आप लोग मालूम है W=VQ, ठीक। अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम है V=IR होता है ओम्स लॉ से, और Q=IT होता था कौन से फार्मूला से, I=Q/T, जो एकदम स्टार्टिंग में ये भी था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये था ना सबसे शुरुआती वाला। तो यहाँ से आगे Q बराबर, अब इन दोनों का वैल्यू जो है जब इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, V बराबर क्या रखेंगे IR, और Q बराबर क्या रखेंगे IT, ठीक ना। तो ये क्या जा रहा है, I क्या हो जा रहा है, I² हो गया और R/T। तो ये हमारा वर्क डन हो गया, ठीक। तो जो ये वर्क डन होता है, आप लोग बताए थे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वही होता है, मतलब कि जितना उसको वायर को हीट करने में जितना एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही तो हीट एनर्जी हो जाए, वही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्योंकि एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है, वो तो क्रिएट होता नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में। तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, यानी जितना वर्क डन होगा, उतना ही तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वही हमारा हीट के प्रोड्यूस्ड के बराबर है। हीट प्रोड्यूस जो है H से, हीट जो है, तो हीट को हम लोग H से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो H बराबर I² RT, एक फार्मूला आ गया, आपको इसको याद रखना है, ठीक। ये लास्ट फार्मूला है, ठीक। एक और फार्मूला है छोटा सा, वो भी देखेंगे। तो H=I² RT आपका फार्मूला आ गया। अब यही आपको जूल्स लॉ भी कहा जाता है, जूल्स लॉ भी कहता है, यही आपका जूल्स लॉ भी है। तो जूल्स लॉ का एक स्टेटमेंट है, वो भी थोड़ा आप लोग याद रख लेंगे। जूल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि जूल्स लॉ का स्टेटमेंट यही है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, जो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लोग इसी फार्मूले से ही देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, सॉरी I² के है। I² मतलब क्या, करंट के स्क्वायर के, ये पहला चीज हो गया। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा क्या है
कि जितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो है पास किया गया है उसके, इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसी को जूल्स लॉ कहते हैं। इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा आप लोग याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओम्स लॉ जैसा था वैसे ये भी जूल्स लॉ का स्टेटमेंट कभी कभी पूछ देता है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि ही प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फर्स्ट लिखेंगे स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड लिखेंगे रेजिस्टेंस, और तीसरा लिखेंगे टाइम थ्रू फॉर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड। ठीक ना, तो इसमें ये तीनों चीजें हो गई। अब इसमें एक और चीज ध्यान दे लेंगे, कई बार पूछ लेता है, आप लोग ये तो समझदार हैं कि अगर रेजिस्टेंस डबल किया जाएगा तो हीट क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी चीज, एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, डायरेक्टली का मतलब यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट भी आपका हाफ हो जाएगा। उसी तरीके से टाइम अगर आप डबल करेंगे तो हीट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और इसमें करंट का बात करेंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, मतलब अगर आप करंट जो डबल करेंगे तो हीट आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगर इसका 3 टाइम्स करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को तो हीट कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। 3 3 9 होता है ना, तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक, यही आपका जूल्स लॉ था। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिए, लिखा है कि कैलकुलेट आपको करना है क्या, हीट प्रोड्यूस निकालना है आपको। हीट प्रोड्यूस निकालना है जब 96,000 कूलम ऑफ चार्ज जो है ट्रांसफर हो रहा है 1 घंटे के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका 50 वोल्ट है। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारा है कूलम, क्यू दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं। तो 96,000 कूलम दिया हुआ है, और आपका टाइम दिया हुआ है 1 आवर। तो आवर में ये टाइम यहाँ पे जो सेकंड में लेंगे, ठीक ना। तो 1 आवर मतलब 3600 सेकंड हो गया, ठीक ना। ये मालूम हो गया ना 3600 कैसे, 60 इंटू 60। ठीक, और क्या दिया हुआ, V दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, 50 वोल्ट। ठीक, निकालना आपको हीट प्रोड्यूस्ड है, ये आपको निकालना है। अब आप लोगों को फार्मूला अभी मैंने लिखवाया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आपको फार्मूले में वैल्यू रखने के लिए आपको H जब निकालना है तो I मालूम होना चाहिए, R मालूम होना चाहिए और T मालूम होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम क्या है, केवल T मालूम है। तो I और R कहाँ से मालूम चलेगा, वो यहीं से मालूम चलेगा जो V और Q दिया हुआ है ना, इसी से। ये आप लोग को इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप जो है I निकाल सके और R निकाल सके। तो सबसे पहले हम लोग I निकाल सकते हैं कैसे, याद करिए फार्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता था, याद करिए। ठीक, तो Q यहाँ पे दिया हुआ है तो 96,000 डिवाइड बाई T आपका अभी लिखा हुआ है 3600। ठीक, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका I आ जाएगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, 26.67 एम्पियर आपका ये करंट आ जाएगा I बराबर। अब I निकल गया तो R निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए I दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो ओम्स लॉ यूज करके हम लोग R निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ से R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो I इधर भेज दिए तो R बराबर V अपॉन I हो गया। तो V कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और ये 26.67 अभी हमने निकाला एम्पियर। तो रेजिस्टेंस हमारा ओम में आ जाएगा, कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, 1.87 ओम आ जाएगा। ये आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखिए अब हमारा I निकल गया, R निकल गया, आप सीधा सीधा फार्मूला में रखेंगे, आंसर आ जाएगा तुरंत, 2 सेकंड का काम है। I हमारा कितना आया है, 26.67 आया है I, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि I स्क्वायर है। R कितना आया है, 1.87 आया है, तो 1.87 रख दिए। T हमारा 3600 है। ठीक, अब ये सारा कुछ, अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज मैं एकदम दिमाग से उतर गया मेरे, हीट का जो है यूनिट बताना मैं भूल गया हूँ। हीट का यूनिट, ठीक ना, तो हीट का यूनिट भी जूल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग, आप लोग याद रखिए कि जो हीट था वो वर्क डन से तो निकला था ना, यही बताया था कि जो वर्क डन होगा वही हीट होगा। तो वर्क डन हो चाहे हीट हो, जो भी एनर्जी का जब भी बात होगा तो एनर्जी का यूनिट ही जूल होता है। तो वर्क भी एक टाइप का एनर्जी है, हीट आपका भी एक टाइप का एनर्जी है, इसीलिए इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। तो ये आपका आंसर भी किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो ये सारा कुछ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जा रहा है
88400, ठीक ना। इतना आपका जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसको जो है किलो जूल में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 जूल बराबर 1 किलो जूल होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4788.4 किलो जूल, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना जूल जो है हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। ये हो गया। अब आपका जो है एक थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बच जा रहा है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, इसका हीटिंग इफेक्ट से हमको क्या फायदा होगा। इसीलिए तो हम सारी चीजें पढ़ते हैं कि क्या फायदा हो रहा है किस चीज से। तो चलिए वो देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट से क्या फायदा हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को बात ये बताना है कि जो ये सारा कुछ मैंने पढ़ा है, तो अभी तो पहले नहीं डाला था मैंने वीडियो में, लेकिन अभी जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे देख सकते हैं गूगल ड्राइव में। जो भी नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दे रहा हूँ, आप लोग उससे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। एक ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है और एक और नोट्स बनाया हुआ है, नेट से मुझको मिला है, तो वो डाल देता हूँ। आप लोगों को जो अच्छा लगेगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के लास्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। कि लास्ट टॉपिक हमारा था कि इससे इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे, मतलब यूज कहाँ पे हो रहा है उसका हीटिंग इफेक्ट का। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले जब पढ़ा रहा था हीटिंग इफेक्ट, तभी मैंने बताया था कि हीटर में यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक और उसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन में, मतलब आयरन जो होता है आपका प्रेस करते हैं आप लोग, स्त्री जिससे प्रेस करते हैं, उसमें भी जो है हीटिंग इफेक्ट का ही प्रोड्यूस होता है, यूज होता है, एप्लीकेशन होता है। ओवन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक ओवन होता है, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक केटली होता है, ठीक। और किसमें, और गीजर में जो पानी आपका गर्म होता है ना, वाटर हीटर, उसमें यूज होता है, ठीक। ये सारे कुछ एप्लीकेशन थे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है इसका, आपके घरों में जो बल्ब जलता है, जो 100 वाट वाला येलो कलर वाला, उसमें है। देखिए आप लोग जो है इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि जो बल्ब होता है उसमें आपको लाइट कहाँ से मिल रहा है, हीट से मिल रहा है। उसमें जो वायर लगा होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, एकदम थिन, एकदम पतला जो है वायर लगा होता है टंगस्टन का, ठीक ना। टंगस्टन का जो है फिलामेंट होता है, जिसका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट 3700 कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब अप्रोक्सीमेट होता है। और जब ये जल रहा होता है तो इसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जलता है। तो जब ये जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करने से जो वहां से हीट से जो है लाइट इमिट होता है, तो ठीक ना। ये आपका जो है इसका प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल भी हो गया बल्ब का, कि बल्ब किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट से उसका काम हो रहा है, मतलब हीट प्रोड्यूस कर रहा है और हीट जो है हमको लाइट दे रहा है, ठीक। तो अच्छा, इसमें ये हो गया। और सबसे लास्ट चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, मतलब जो घरों में लगाया जाता है फ्यूज वायर जो होता है, उसमें इसका उपयोग है हीटिंग इफेक्ट का। किस लिए कि जो फ्यूज वायर जो होता है, नॉर्मली तो आप लोगों के घरों में जो होता है कॉपर का वायर यूज करते हैं, हल्का सा जो एकदम पतला कॉपर वायर होता है उसको यूज किया जाता है, ठीक। तो और जो एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है वो टिन का जो फ्यूज होता है वो बनाया जाता है एक्चुअली में एलॉय से बना होता है, जैसे कि टिन हो गया, चाहे और नाइक्रोम वाला हो गया। इसलिए इसको एलॉय से बनाया जाता है ताकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो। क्यों हाई हो? क्योंकि जब आपके घर में खूब ज्यादा पावर सप्लाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सबसे पहले वो आपके जो मेन बोर्ड होता है उससे होके जाएगा, वहीं पे फ्यूज लगा होता है। तो फ्यूज क्या करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा पावर जो है सप्लाई, वो करंट रेजिस्टेंस होगा उतना तो वो सह सकता है, उसके ऊपर भी जब चला जाएगा तो क्या होगा, वायर जो है ब्रेक हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब अब उसके आगे जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, आपके घरों में जो है आग लगने की समस्या नहीं आएगी, ठीक ना। शॉर्ट सर्किट जो है जलने से आग लग जाता है, जो हाई करंट आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए इसका जो है बहुत ज्यादा यूज है, ठीक। तो ये सब कुछ था आपका सारा एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ पे है, ठीक। ये आप लोग याद भी कर लेंगे। और ये आपका चैप्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है, और इसमें थोड़ा लास्ट में जो है आप लोग थोड़ा न्यूमेरिकल लगाना है हीट पे, ठीक। अच्छा, एक और फार्मूला है जो लास्ट वाला बता देते हैं थोड़ा सा, उसका यूज है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है पावर इनटू टाइम से तो आप लोग निकाल ही रहे थे,
ये वाला तो शायद आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, 5th पार्ट में आप लोगों को शायद बताया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पावर इनटू टाइम से निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए कल खत्म हो गया। आप लोग न्यूमेरिकल इसमें जो है लास्ट टॉपिक पे जो ये हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट पे आप लोग न्यूमेरिकल लगाइए और ये चैप्टर खत्म होता है। नोट्स जो है आप लोग वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग कैलकुलेट वो डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी एक चैनल मैंने बना दिया है, तो उसमें अगर आप कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।